नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आप ज़्यादातर मुझसे जो भी चर्चाएं प्रारंभ पर देखते हैं, स्टूडियो से देखते हैं अपने अलग अलग मेहमानों के साथ। आइए स्वागत करते हैं। पुंडीर साहब हैं, लेकिन उससे पहले जरा बता दें हम हैं कहाँ। चुनाव, कहीं भी चुनाव हो, चुनाव के बारे में अगर आपको सटीक जानकारी लेनी है, एक्चुअल स्थिति पता करनी है, तो वो जमीन पर उतर के ही पता की जा सकती है। तो जी हाँ, हम हैं वेस्ट बंगाल और कोलकाता। कोलकाता की भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट, यानी भवानीपुर विधानसभा सीट। भवानीपुर विधानसभा वही सीट है जहां से ममता बनर्जी यानी दीदी चुनाव लड़ रही हैं, और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के घोषित चेहरे, अघोषित चेहरे, जो भी आप कह लीजिए, शुभेंदु अधिकारी एक बार नंदीग्राम से उठ के यहाँ भी आ गए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने। क्या है माहौल, क्या चल रहा है, और कहते हैं कि हम केवल एक सीट की बात नहीं करेंगे, जो सबसे कमजोर कड़ी अभी तक की रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो रही है शहरी एरिया यानी कोलकाता और जितने भी अर्बन एरियाज हैं बंगाल के। इसलिए सबसे कमजोर कड़ी से बात शुरू करेंगे। टीएमसी के लिए सबसे मजबूत कड़ी यही है। तो टीएमसी के सबसे मजबूत कड़ी से 2021 के सामने इस चुनाव को आप कहां देखते हैं आज की इस जमीन पर? देखिए, हम लोग अगर पहले तो इस इलाके का ये देख रहे हैं, हम लोग आपको बता दें, क्योंकि हम लोग वहाँ उस ऑफिस के करीब हैं जहाँ इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी सीट के अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे का मुख्य चुनाव लड़ा जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दें कि नंदीग्राम का जो नाम था, मेरा संग्राम तेरा संग्राम, नंदीग्राम नंदीग्राम, ये नाम था। और इस समय अगर हम बंगाल के चुनाव को देखें तो बंगाल में एक और नारा बीजेपी गुंजा रही है कि ये बनेगा भवानीपुर, बनेगा नंदीग्राम। तो नंदीग्राम जो है, ये इशारा है, नंदीग्राम जहां ममता बनर्जी को सत्ता में लाने का सबसे बड़ा केंद्र था। क्योंकि 2011 के चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से उस गांव की जमीन, लैंड को लेने का वो था, लेफ्ट का, वहां एक वो बनाना चाहते थे, एक बहुत बड़ा हब उसका, तो उसके विरोध में ही ये आंदोलन, और ये शुभेंदु ने ही खड़ा किया। बिल्कुल ठीक है, शुभेंदु ने वो आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन के बदले ममता बनर्जी उभर के आई, चूंकि भाई वो उनकी लीडर थी, और अंततः सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन 2011 से महज 10 साल के अंदर वही नंदीग्राम जो ममता दीदी का रण संग्राम था, वो उनके लिए वाटरलू बदल गया। नंदीग्राम से जीत के आ गई, तो वो इस सीट पर पहुंची जिस पर वो पहले ही। तो ये सीट एक बड़ी दिलचस्प सीट थी। लेकिन आज की डेट में जैसे ही शुभेंदु ने पहले कर दिया था घोषणा, आपको मैं बता दूं, शुभेंदु लगातार पिछले 1 साल से ये लगातार कहते रहे कि मैं भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराऊंगा। ये नहीं कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये कहा था कि मैं ममता बनर्जी को हर हालत में 25,000 वोटों से हराऊंगा। तो वो ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है मैसेज होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने एक अग्रता हासिल कर ली। उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम नंदीग्राम में ममता बनर्जी को, मतलब शुभेंदु को अपना कैंडिडेट बना। अब ममता बनर्जी एक ऐसी उसमें फंस गई कि अब वो क्या करेंगी। अब आप ये सोचिए कि वो हटती हैं तो वो पहले ही चुनाव हार जाएंगी। भाई, जो आपके मतदाताओं के बीच में मैसेज जो जा रहा है, वो मैसेज अगर हम देखेंगे तो मैसेज ये जाएगा ना कि ममता बनर्जी चुनाव मैदान से हट गई। हाँ बिल्कुल, है ना। और दूसरी सीट पर लड़ती है तो भी ईगो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत, अगर आप गौर करेंगे, उनकी जमीन पे लड़के हार ना मानने की। हाँ बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो अगर ममता बनर्जी को उन्होंने, तो इसी को मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने पहला इक्का कब चल दिया, जब उन्होंने शुभेंदु का नाम पहले अनाउंस कर दिया। ममता बनर्जी की मजबूरी हो गई कि वो इस सीट से हटना भी चाहती, तो हट नहीं सकती, और 2 सीट से लड़ सकती थी, वो लड़ सकती थी। बहुत लोग लड़ते, खुद शुभेंदु लड़ रहा है। मैं भी ये पूछने वाला था, ये कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी का दिखाता था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे दूसरी सीट पे, ऐसा क्यों नहीं? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसी रणनीति है, जब आप क्या करते हैं कि शह दे देते हैं, तो पहले आपको बादशाह को बचाना है। हाँ बिल्कुल, और वो शह दे चुके। अब सबसे बड़ी बादशाहत क्या होती है राजनीति में? परसेप्शन सबसे बड़ी बादशाहत होती है, आदमी से बड़ा परसेप्शन होता है। ममता बनर्जी अगर यहाँ से हट जाती तो चुनाव हार जाती, पूरा चुनाव हार जाती, वो पूरा बंगाल हार जाती। यहाँ वो फिर उनके दिमाग में, उनके लोगों ने, क्योंकि मुझे भी ये सवाल आया जहन में, फिर उनके लोगों का कहना ये था कि बात ये नहीं है कि ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी या जीतेंगी। ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव हार भी जाए तो भी टीएमसी को जीतना चाहिए,
जैसे पिछली बार पिछली वो बार नंदीग्राम नंदीग्राम हार हार गए, गई, हाँ। लेकिन टीएमसी जीत जीत गई। गई। अगर वो यहाँ से हट जाती तो टीएमसी हार जाती, भले ही वो जीत जाती। तो एक लड़ाई जो है, और दूसरा एक और है आपको, हम लोग महिला पॉलिटिशियंस की बात नहीं, हम बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बात आपके साथ करें। आप देखिए ईगो कितने बड़े हो जाते हैं। जो रीजनल पार्टियों के नायक होते हैं उनके ईगो बड़े होते हैं, जैसे ममता बनर्जी है, जैसे मायावती हैं, जैसे हमने जयललिता को देखा, जैसे हमने फिर रीजनल में मुलायम सिंह को देखा, या जिनको भी देखा, चाहे वो कल्याण सिंह, उनकी इतने बड़े ईगो हो जाते हैं कि वो उसको छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो ममता दी उसको छोड़ नहीं सकती थी, और इसीलिए ईगो है। तो वो एक बड़ी लड़ाई है, और मुझे लगता है यही वजह है कि उन्होंने इसको चुना। यहाँ हम लोग जहाँ हैं, चूंकि ये बहुत ही डाइवर्स सब लड़ाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल, हम लोग आप देख रहे हैं कि हम एक ही गली में हैं, एक गली सामने है जहाँ मुख्य ऑफिस है, उसके बाद झंडों की कतार है, क्योंकि ये झंडे पार्टी वाले लगाते जाते हैं। यहाँ उस तरह के नहीं है कि जैसे आपने यूपी बिहार में देखा कि लोग घर वाले भी झंडे लगा देते हैं, यहाँ ऐसा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा दिलचस्प सा है कि ये लड़ाई जो उन्होंने चुना उसके पीछे बड़ा कारण ये था। बड़ा कारण ये रहा। अच्छा, एक जो पहले की अपेक्षा में अगर 21 का ही चुनाव सामने रख लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी में एक बदलाव किया है जी। और वो जो मुझे जितना मैं समझ पाया कि वो स्ट्रेटेजी है कि बंगाल का चुनाव बंगाल में बंगालियों द्वारा बंगालियों के लिए लड़ा जाए। जैसे पिछली बार ममता खुद उनके नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलता था दीदी वो दीदी, एक तरह से पर्सनल अटैक उनके ऊपर। इस बार वो सारा गायब दिखाई दे रहा है, उससे या तो बचते दिखाई दे रहे हैं और उसको दूसरे फ्लेवर में लड़ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी क्यों बनानी पड़ी, जो हमें दिखाई दे रही है, हमें समझ में आ रहा है, हम उसको डिकोड कर पा रहे हैं, और क्या उसका कुछ फायदा या नुकसान दोनों? नहीं, देखिए पिछली बार याद होगा कि ज्यादातर यूट्यूबर्स जो यहाँ से बाहर के थे, या रिपोर्टर्स या एडिटर्स, जो भी लोग यहाँ आए, उनमें से ज्यादातर लोगों ने, देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सच साबित हुए। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे लोग जो वैसे ही बीजेपी को हराना चाहते थे, तो उनकी टोन ही वो थी, चाहे जीत जाते तब भी वो नहीं कहते, तब भी उनकी टोन थी। तो हुआ ये कि उन्होंने इस बात को ये देखा नहीं, और हम लोगों से ये जो असेसमेंट था कि हम बंगाल के चुनावी चरित्र को बाकी देश के चरित्र के साथ जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर मैं इतने दिन से बंगाल को देख रहा हूँ, आप ये देखिए, हम लोगों को ये भी समझना में अंतर आना चाहिए कि 50 साल से ये राज्य, 50 ईयर्स किसी नेशनल पार्टी से गवर्न नहीं है, क्योंकि सीपीएम को ये दर्जा था, नेशनलिस्ट पार्टी का था, उनका बाद में छीना, ठीक है ना, 2014 के बाद उनका खत्म हो गया ये दर्जा, मतलब चुनाव आयोग जिनको राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा देता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर समय के लिए रहा, लेकिन कोई राष्ट्रीय चरित्र उस पार्टी का नहीं रहा है ना। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि ये स्टेट जो है आजादी के 50-70 सालों में, मतलब 78 सालों 80 सालों में हो जाएंगे, 47 जब आएगा, तो आप ये सोच के 27 में, तो आप ये सोचिए इन 79 ईयर्स में से ये 50 ईयर्स क्षेत्रीय दलों के हाथ में रहा। तो और उसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को अगर बीच में एक भी बार कोई राष्ट्रीय पार्टी आ जाती तो उसका कैरेक्टर चेंज हो सकता था, नहीं हुआ। और बाकी केंद्रीय जैसे कांग्रेस जो यहाँ मुख्य चुनावी दल था, किसके मुकाबले में था, वो उनके मुकाबले में था, जो सीपीएम के मुकाबले, लेकिन उसने इस राज्य में एक अजीब किस्म का समझौता किया। आप उसके मतलब अगर राजनीति को और गौर से देखेंगे तो उसने एक समझौता ये किया कि उसने ये राज्य में कहा कि मुझे सिर्फ लोकसभा चाहिए, आप विधानसभा ले लो, रखिए। तो उस पूरे सिस्टम को अगर हमने ये देखा, धीरे धीरे एक जो लेफ्ट ने क्या किया कि लेफ्ट ने अपने आप को, देखिए अभी आपको सिर्फ उसके कभी कभी यहाँ झंडे दिख रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कि उनको कोई वो एक आध दिख रहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ वो भी कल्चर है ना, लोग लगाते हैं, और मैंने देखा कई जगह बड़ा बैलेंस करते हैं, बीच में एक तिरंगा भी लगा देंगे, 2 बीजेपी के लगा देंगे, आगे आप देखिए बीजेपी का एक दिखाई दे रहा है आपको, और बीच में टीएमसी का थोड़ा ज्यादा रहता है। नहीं, ये आप इस जगह पर हैं इसलिए देख रहे हैं, यहाँ आपको कोई दूसरा झंडा ही नहीं दिखेगा दूसरी पार्टी। हाँ, मुझे नहीं देखा। हाँ, तो वो लगभग दूसरे एरिया में नहीं देखा। ये यहाँ का कैरेक्टर है, क्योंकि अगर अभी यहाँ इसलिए नहीं उखाड़ पा रहे क्योंकि यहाँ शुभेंदु है, लड़ रहा है, शुभेंदु है, शुभेंदु ममता बनर्जी के वो राइट हैंड रहा है जो उनके हर दांव को जानता है, तो इसीलिए उसके पास वही ताकत है। अगर ममता के पास ताकत है तो सत्ता की है ना, दीदी के पास तो सत्ता की ताकत एक्स्ट्रा है ना, अगर उस एक्स्ट्रा ताकत से हटा दें तो शुभेंदु और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी लगभग बराबर के। बिल्कुल। दर्शकों, आप देख रहे होंगे
कि स्टूडियो के अंदर बैठ के एसी कमरे से बैठ के कोई बात कहना और बाहर सड़क पर ज़मीन पर उतर के बात कहने में क्या फ़र्क है। मुझे तौलिया खरीदनी पड़ी है, छोटी सी पसीने ज़्यादा हो रहे हैं। खैर, हमें उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे और आप हमारी बातें सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ पे अब आ जाते हैं जिसको लेके सबसे ज़्यादा चिंता है बंगाल के बाहर। जी बंगाल के अंदर तो वो ये डिसीजन लेना है, उसे महसूस करना है। फ़ियर फैक्टर, फ़ियर फैक्टर जो कि चुनाव से पहले भी उसे कायम किया जाता है, डर का माहौल। उसके बाद फिर वो रिएक्शन में निकल के आता है 2021, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप पिछले बहुत दिन से बंगाल, मेरे ख्याल से ये दूसरी आपकी यात्रा है, अभी लंबे समय तक आप जाएँगे। आपको क्या लगता है, ये सेंट्रल डिप्लॉयमेंट, इलेक्शन कमीशन का इस तरह से एग्रेसिव होके, उसमें सुप्रीम कोर्ट का पूरा सपोर्ट, तो फ़ियर फैक्टर में आपको कोई कमी दिखाई दे रही है? देखिए, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अवनीश जी, मैं अलग बता रहा हूँ, जो मैंने मतलब यहाँ रहने के बाद महसूस की कि बंगाल को इस बार ये फील हो रहा है, मतलब ये बड़ी चीज है, मैं कह रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं दर्शकों को या आपको कैसा लगेगा, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि बंगाल ने ये मान लिया कि उसको वोट करना है, ओके, क्योंकि उसको कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है इस डर से कि अगर बदलना है तो बटन तो दबाना पड़ेगा। दबाना पड़ेगा, ठीक। और उसको ये मालूम है कि जब वो बटन दबाने में कोताही बरतता है या वो करता है तो उसके साथ 2021 जैसा होगा। हो जाता है। तो ये जो डर को खत्म करने के लिए आपको डर से टकराना पड़ता है। और चूंकि हम लोग बचपन में जब वो पढ़ते थे, इनको साइकोलॉजी का एक आध चैप्टर जो आता था हम लोगों के यहाँ, तो ये कहा जाता है कि फियर साइकोसिस से आप तभी टकरा सकते हैं जब आप डर से टकराएं। तो मुझे लगता है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में वो मूवमेंट आ गया। ये सोशल, ये जितने हम लोग सीआरपीएफ के लोग देख रहे हैं, या सीआरपीएफ का मतलब सीएपीएफ के सेंट्रल जितनी भी फोर्सेस आई है, ये उसको स्मूथ बना रही है, उनको वोट बूथ तक ले जाने का एक जरिया बना रही है, क्योंकि आदमी तो ये तय कर चुका कि मैं वोट बूथ पे जाऊंगा। तो जब ये तय कर चुका तो उस डर को उसने उसी वक्त छोड़ दिया जब ये लोकसभा का चुनाव उसने लड़ा, तब उसने इस डर को पीछे छोड़ दिया। वरना तो लोकसभा चुनाव के वक्त आपको वोटिंग परसेंटेज में अवनीश जी भारी गिरावट दिखती। गिरावट किसमें हुई? टीएमसी में 2%। बीजेपी में कितना हुआ? 0.9 बढ़ गया, यानी 1% वोट बढ़ गया, जबकि 2021 का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो 2024 पे होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। तो हम लोग उसको पंचायत चुनाव से नहीं जोड़ते, क्योंकि पंचायत चुनाव तो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, या कोई भी हिस्सा हो, वहाँ स्टेट का होता है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि है। लेकिन फियर का जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग पहले से ज्यादा लोगों को कटिबद्ध देख रहे हैं, बात करते हुए देख रहे हैं, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश में हमने ये देखा है कि जैसे एक सोशल मीडिया के आने के बाद का एक चेंज है कि हर आदमी हर चीज पर बात करता है। तो पिछली बार का जो 2021 का मेरा एक्सपीरियंस है, 2021 में लोग बात करते हुए शुरू हुए थे और आज वो बात कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए फियर फैक्टर कम हो रहा है तो इससे तो ठीक है, एसआईआर वैसे ही वोटिंग बढ़ाने वाला है, ये उसमें तो देखिए नहीं आपको जैसे एसआईआर ये तो नंबर्स, हाँ आप देखिए यहाँ से ये गली की शुरुआत किससे होती है हाँ, और लास्ट में आप देखिए सीपीएम तक जाती है। सब ये चूंकि यहाँ जानबूझ के किया जा रहा है सीपीएम, वरना सीपीएम का कोई झंडा बहुत ज्यादा नहीं देखिए, आपको एक भी कांग्रेस नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी, उनको जैसे यही नहीं पता चल रहा कि उनको आखिर करना क्या है, ये पूरा चुनाव लड़ना है, उनके जहन में अब तक ये नहीं आ रहा। मतलब ये अवान्तर है, आपने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ फील हो रहा है कि कांग्रेस ने अभी ये तय ही नहीं किया कि उसको बीजेपी को हराना है, कि चुनाव को नेचुरल कोर्स में लड़ लें, चाहे उससे कोई जीते या हारे। जैसे ओवैसी का है, ओवैसी को भले ही कोई किसी की बी टीम कहे, किसी की सी टीम कहे, लेकिन वो लड़ रहा है, बंदा लड़ रहा है। तो ये इसलिए ना कि कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी जब लड़ेगी तो वो शुरुआत तो करेगी, और वो किसी के भी वोट ले सकती है। भाई उसको क्या पता कि मुझे अगर वो क्या ये सोच सकता है ओवैसी कि मेरी पार्टी को चाहे मैं बलिदान कर देता हूँ क्योंकि वो जीतती है, क्योंकि बीजेपी को हराना है ना, क्योंकि उसके दिमाग में एम्बिग्यूटी नहीं है, उसको अपनी पार्टी बढ़ानी है। यहाँ कांग्रेस की हालत इस समय बंगाल में है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से अगर बीजेपी जीतती है तो ये मैसेज 29 तक हिला देगा, और इस मैसेज का सबसे पहला ये तो एक अनुनाद है, रिजोनेंस होगा। कहाँ होगा? कहाँ होगा? यूपी में होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ा। अच्छा, एक चीज जी, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि चलिए ठीक है, जनता इस बार बोल रही है, जनता बोलने को तैयार हो गई है, जनता वोटिंग के लिए भी तैयार हो गई है, तमाम चीजें। सवाल ये होता है कि आप कितने भी जनता तैयार हो जाए, सब कुछ हो जाए, सामने वाला रिप्लेसमेंट देने की कोशिश कर रहा है, पहली चीज ये,
क्या वो उसमें सफल हो पा रहा है? क्योंकि 2011 में क्या दादा हुआ, से बात दीदी करें। ने दादा बाकायदे दादा से बात करते हैं। दादा नमस्कार। हम लोग तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली से आए हुए लोग थे, आपस में बात कर रहे। अच्छा, बस सिर्फ वो नहीं, कौन पार्टी जीतेगी ये नहीं हम आपसे पूछेंगे, लेकिन बस ये जानना चाहते हैं कि क्या डर का जो लोगों के अंदर वोट डालने का वो कुछ कम है पिछली बार से? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया हुआ इतना बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आया है, पर कितना पता नहीं। कितना पता नहीं। देखिए यही ये बंगाल का है। ये आपने दादा बिल्कुल कहा, दादा बिल्कुल। ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो नहीं मालूम है कि, लेकिन है कॉन्फिडेंस आया। मैंने आपको कहा वही देखे जैसे बिल्कुल एकदम हुआ। जी जी। मैं वो जो कह रहा था कि जैसे 2011 में दीदी ने कहा कि नहीं, हम लेफ्ट को हाँ, तुम हटाओ, हम यहाँ तैयार हैं आने के लिए। ये स्थिति अब दीदी के सामने बीजेपी की दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात मान लीजिए कि श्रमिक भट्टाचार्य हैं, या आपका वो ये शुभेंदु है, और या फिर आपको तीसरा मैं नाम ले दूं दिलीप घोष है ना, या और कई सारे नए नाम हैं जो उभर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। इससे पहले ये बात नहीं होती थी। कांग्रेस बीजेपी के पास चेहरे हैं और वो लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपस में भी जो राइवलरी होती है, जो हिसाब वाला है, सबका साथ सबका फलाने, और इस बार सबका हिसाब, ये क्या है? ये दरअसल देखिए बीजेपी इसको कैसे लेंगे हाँ, आप? मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की लड़ाई यहाँ अवनीश जी ये नहीं है कि उसके पास वोट नहीं है। बीजेपी की लड़ाई ये है कि उस वोट को ये यकीन दिलाना है कि हम इनको हटाना चाहते हैं। आज की डेट में भी आप बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि पहले वो बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले केंद्र ये तय करे कि वो हटाना चाहता है कि नहीं है। ये अभी तक चल रहा है। अच्छा, एक चीज बीच में भी हम लोगों की बात हुई थी। जी जी। मैं हालांकि इसको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से मैं अलग अलग तरीकों से घूम रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक खेला ये खेलने की कोशिश की गई थी कि दरअसल बीजेपी और तृणमूल वहां पर मिले हुए हैं और बीजेपी ही ये चाहती है कि दीदी कंटिन्यू करे। ये फितूर चला नहीं इसलिए गायब हो गया, या ये वाकई था जो कि बाद में कंफ्यूजन दूर हो गया? मुझे लगता है कि ये एक लेफ्ट ने अपनी सबसे शुरुआत ये लेफ्ट ने की। हाँ, इस हाँ, खेल को लेफ्ट ने शुरू किया था। लेफ्ट ये चाहता था कि वो रिगेन कर सके। उसको लगा कि बीजेपी का उभार जो है ये एक मतलब एक टेम्परेरी फेज है, क्योंकि बहुत सारे पार्टियों को ये गुमान होता है कि नहीं वो वापस लौट आएंगे, लेकिन हमने देखा कि बंगाल में एक बार जो पार्टी सत्ता से गई अभी तक वो फिर वापसी नहीं कर कांग्रेस देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर अब अगर ये जाती है तो फिर ऐसी तरह का रोटी पलटने वाला कल्चर नहीं है तो ना? ये मुझे लगता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये था। तो जो आपका सवाल है कि भाई वो ये लोग ये जो आरोप, हाँ, तो ये जो आरोप था ये एक लंबे समय से चलता हुआ जरूर रखा। वो उन लोगों के अंदर इसलिए करते रहे क्योंकि देश में अलग अलग चीजें हमने देखी हैं। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, हमने देखा कि दूसरे लोग जेल गए, है ना, लेकिन यहाँ से नहीं गए। दीदी से पूछ सकते हैं। वैसे ही चलो दीदी, कुछ बात नहीं, कौन सी पार्टी या नहीं है, नहीं हम पूछेंगे। ये बताइए, वोट डालने का कोई डर तो नहीं लगता? नहीं लगता, कोई डर नहीं। पहले था से ही जाएंगे, देंगे, आराम से देंगे, आराम से देंगे। अच्छा, कैमरामैन जरा इधर आइए। इस बार जो है कैमरामैन कैमरामैन इधर आइए, जरा दीदी के पीछे फोकस कीजिए, क्लोजअप देखिए। तो इधर में नहीं रहते ना। अच्छा मायके है। अच्छा आपका माइक का है, आप अच्छा, फिर भी आप मायके के भाव तो बता रही हैं। हम इधर में वोट दिया है। अच्छा, वहाँ पहले तो दिया है। नमस्ते दादी, कैसी हैं? तो अब मेरी मम्मी है। अच्छा आप घर आई हुई हैं। तो मम्मी के घर आई है। अच्छा, क्या लग रहा है कि बदलते दिख रहा है कि नहीं आपको, या कुछ वही रहते? होगा तो अच्छा ही होगा सबको। अच्छा होगा, मतलब जी, पता नहीं चल रहा क्या होगा, पता नहीं चल रहा। हाँ। लेकिन डर नहीं, डर किसको, जो होगा तो अच्छा ही होगा। जी, जो आएगा सो अच्छा ही होगा, जो आएगा सो आएगा। देखिए ये मतलब इसका मतलब है कोई आने वाला है, आएगा तो अच्छा ही होगा। अच्छा, अब ऐसे समझिए आप बंगाल को ऐसे ही समझ सकते हैं, और बंगाल में हम लोग इसी तरह से बात करते हैं जी। तो फिर हम बड़े आराम से ये कहा जा सकता था कि जो है वो अच्छा है, लेकिन कहा क्या गया, जो आएगा वो अच्छा होगा। देखिए वो अपने हिसाब से बात करते हैं। यहाँ बंगाल को हम लोगों को इशारों को ही समझना होगा। और बंगाल का जादू पूरे देश में है। आपके यहाँ तो बहुत सारे गाने हैं बंगाल के जादू है, तो आप बंगाल के जादू को महसूस कीजिए, आप ज्यादा अच्छे से डिकोड करेंगे। बिल्कुल। लेकिन दूसरा ये है, तो जब लेफ्ट ने कोशिश की कि वो इसको आगे की तरफ बढ़ाए, इस मैसेज को, टीएमसी ने इसको लपक लिया और इसको ये बात आम बीजेपी के वोटर तक चली गई, क्योंकि उन्होंने देखा केजरीवाल जेल गया,
उसने देखा हेमंत सोरेन जेल गए, उन्होंने देखा कई लोग गए, इसमें तो उसको ये भी- नहीं गई। हाँ। नहीं, वो दीदी को तो छोड़ दीजिए, अभिषेक नहीं गया, उसके बाद पूछताछ हुई, उसकी वाइफ से पूछताछ हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सेटिंग है लोगों के। दरअसल 2021 इस देश के चुनावी इतिहास का एक ऐसा पल है, मुझे लगता है, जिस पर इस देश को शर्म महसूस करनी चाहिए निश्चित। चुनावी हिंसा के बाद, और सारी पार्टियों को, सत्तारूढ़ पार्टी को भी करनी चाहिए, बीजेपी को भी करनी चाहिए, क्योंकि उसको लोगों ने वोट किया। और वोट ना भी करते, वो केंद्र में बैठी हुई पार्टी है, वो सरकार चला रही थी, उसकी जिम्मेदारी। तो इन सब ने मिलके जो है, देखिए ये खूबसूरत सा घर है, मैं इसलिए कहूंगा, देखिए ये बंगाल का भवानीपुरा बहुत पुराना है, बहुत पुराना, बहुत ही और बहुत ही अद्भुत है, अंदर और अच्छा है। क्योंकि मैं तो अब पिछले कुछ दिनों से इसकी गलियां ही घूम रहा हूँ, क्योंकि चुनाव के दिन मुझे यहीं घूमना भी है, वोटिंग जब हो रही होगी। तो अगर हम ये देखें कि उस फेज को, लेकिन जैसे ही मोदी की एंट्री होती है, मोदी की एंट्री ने इस पूरी चीज को बदल के रख दिया, और अब वो बात हवा में उड़ गई। आप उन्हीं लोगों को जो ये सवाल उठा रहे थे, उन्हीं लोगों को अब देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमको तो वोट करना है यार। बिल्कुल, अभी देखेंगे, अभी कहा उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि दर्शकों, जमीन से जो चीज हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, और वाकई बंगाल को समझना पड़ता है आपको, वो क्या कह रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं, वहां से आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। आपको पब्लिक रिएक्शंस यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि जो है उससे एक उबन है, डर का माहौल में काफ़ी कमी है। उसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, उसमें सेंट्रल डिप्लॉयमेंट भी है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक विकल्प के रूप में इस बार ज़्यादा मजबूती से, और बंगाल की समस्याओं को लेकर, बंगाल के बारे में बात करके, वहाँ जैसे शुभेंदु का आगे होना, बाकी लोगों का पीछे होना, उस पर ये जो है, हाँ, वो आपका शायद मैं सवाल ले नहीं पाया था, आपने इसके पीछे बाकायदा एक स्ट्रेटजी है। पिछली बार जब हमने देखा कि ज्यादातर आपने देखा बाइट भी कौन दे रहे थे, बाहर के लोग दे रहे, सारे लीडर्स वो बता रहे थे हम ममता जी को हरा देंगे, हम लोग ममता जी को हराएंगे, ये सब करेंगे, उन्होंने याद है कहा होगा। तो ममता बनर्जी देखिए एक शार्प पॉलिटिशियन, बिल्कुल, और मैं ये मानता हूँ कि उनकी राजनीति की शुरुआत सड़क से है, और इसलिए है क्योंकि कांग्रेस समझौते में याद कीजिए आप, बिल्कुल, कि कांग्रेस का अब्दुल गनी खान को अध्यक्ष बनाए या किसी को बनाए, वो सड़कों पे नहीं उतर, कभी नहीं। यहाँ तक कि इस राज्य में बिरला परिवार को सड़क पर बेइज्जत होते हुए लोगों ने देखा, उनके साथ वामपंथियों ने मारपीट की, उसके बाद वो कभी लौटे नहीं, है ना। लेकिन वो ममता बनर्जी ने फिर शुरू किया, वो सड़कों पे उतरी, उन्होंने उस लड़ाई को सीधा लड़ा, और लोगों ने पसंद किया। वो तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए सड़क पर उतर जाती है, नहीं, वो तो अलग हुआ, लेकिन आप उस समय जब उनको लाया है ना, लेकिन वो चीज आपको बाकी सब में नहीं दिख रही थी। यहाँ जो किया, यहाँ उन लोगों ने, जो बाहर के लोग थे जो बीजेपी की कमांड कर रहे थे, वो बाकायदा इंटरव्यू दे रहे थे, वो सीधा दीदी पर हमला बोल रहे थे, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब दीदी कहा, तो ममता बनर्जी एक शार्प पॉलिटिशियन है, उन्होंने खेल लिया इस बार। और कांग्रेस, बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है हम चुनाव ना हारते ना जीतते, हम चुनाव से सीखते हैं। दादा क्या हाल है आपके, कैसा चल रहा है दादा? सब तैयारी हो गई, वोटिंग की है, 29 तारीख को बटन दबाना है, उंगली से है। तो क्या होगा, बदलेगा कुछ, या दीदी आएंगी वापस? बदलेगा जरूर। हाँ, तो देखिए, तो आप देखेंगे कोई डर तो नहीं दादा, डर नहीं है। ये देखिए, अच्छी बात ये है कि सबसे बड़ी बात आप ये सुन रहे होंगे, मैं इसीलिए कह रहा कि लोगों के साथ बातचीत करने का हम लोग यही देखते हैं कि अब बात कर रहे हैं लोग, पहले बात नहीं करते थे, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो दूसरा, फिर बीजेपी ने जब 2 सीटें उन पर आई थी 1984 में, तो उनसे पूछा गया कि साहब इसका हार का क्या है? अच्छा, उन्होंने कहा कि ना हम हारते हैं ना जीतते, हम सीखते हैं हर चुनाव से। तो बीजेपी ने पिछले चुनाव से ये सीखा। और बीजेपी ने ये सीखने के बाद में ये कहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी इस सीख को इस चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने यहाँ के लोगों को रखा, यहाँ की पूरी मशीनरी को आगे रखा। केंद्र के नेता हैं, लेकिन वो सामने नहीं, कमरे में है, और इस समय कैलाश विजयवर्गीय से ज्यादा बेहतर तरीके से भूपेंद्र यादव कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि अरे मैं अगर अमित शाह जी का उदाहरण दूं, हाँ, नहीं, अमित शाह जी कैंप कर रहे हैं, लेकिन रोड शो नहीं कर रहे हैं। अभी आज है, हाँ, मतलब वो बीच बीच में कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और लेकिन वो एक गृह मंत्री है, आपको मालूम है, उनका अलग होना है। वो बात कर रहे हैं, वो सीधा चीज ले रहे हैं, तो उनके साथ तो जल जाएगा। जैसे पीएम मोदी और ममता वर्सेस ये चुनाव दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है।
तो ऐसे ही उस चुनाव को अमित शाह जानबूझ के नीचे लाए कि आप वहां नहीं, मेरे से है आपका मुकाबला। तो ये एक वो होता है ना कि आप ग्रेड करते हैं तो आपके दर्शकों में बड़ा उत्साह आता है। जैसे मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया था या नहीं मुझे याद नहीं। मैं उस दिन जब वो कर रही थी ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल, तो मैंने भीड़ का अंतर देखा। वो भीड़ बहुत कम बामुकाबले शुभेंदु के। शुभेंदु तो मैंने जब उनके लोगों से वहीं से सवाल किया, टीएम की रैलियों में, वो तो अलग है, मैं उसकी जगह बता रहा हूँ। तो जब वो सवाल किया मैंने उनके समर्थकों से जो आए थे, ये तो भीड़ आपको टीएमसी के लोगों से जब आप सवाल करते तो जानते उन्होंने क्या कहा? कहने लगा कि वो देश के गृह मंत्री को बुला के लाया, वो देश का गृह मंत्री भी आया था, तुम समझ रहे हो ये मुख्यमंत्री की भीड़ है। तो यानी उन्होंने एडमिट किया। तो आप ये चीज महसूस कीजिए। तो बीजेपी ने क्या किया, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ, कैलाश विजयवर्गीय बहुत बोलते हैं, गवैये हैं अपना, गाते रहे, लेकिन भूपेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू मैंने नहीं देखा। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, मुझे तो उनका कोई बयान तक नहीं दिख रहा है। प्लीज, जो बयान दिखना चाहिए था वो भी नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। तो इसीलिए इस रणनीति को स्पेशली तैयार किया। इसको ऐसे समझते हैं, मैं अगर 3 चरणों में समझाता हूँ, मतलब मुझे जो समझा कि प्रधानमंत्री मोदी लीड कर रहे हैं, फ्रंट पर वार कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो प्रोविजन है, जो खाना है, रसद है, कहाँ किस पे कितने सैनिक भेजने, अमित शाह हैं। और जब उनको लगता है कि अब हमको ऐसे लोग चाहिए जो फ्रंट में हाराकरी दस्ते वाले हैं, शुभेंदु है, और नहीं तो योगी आदित्यनाथ होगा। ये एक पूरी लाइन है और शुभेंदु चेहरा है, शुभेंदु को आगे रखिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, भवानीपुर विधानसभा के इस इलाके से जहां बीजेपी शुभेंदु का ऑफिस भी है, और ये आप देखिए, ये देखिए, तीनों चीजें एक साथ है, एक चीज एक साथ। एक मैं ये दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, देखिए बॉयकॉट बीजेपी भी है साथ में, शुभेंदु भी है, और मुझे लगता है टीएमसी नहीं है, वो लेफ्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपको आसपास कहीं दिख रहा है। यही लड़ाई तो सिर्फ इन दो में है। अब इस तरह के चुनाव से आप समझ जाइए ये पोस्टर क्या संकेत आपको दे रहे हैं। तो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो कुछ भी हमने महसूस किया, जो कुछ भी हमने समझने की कोशिश की, वो आपके सामने रखा। अगर आप लोग अंतिम में बात करना चाहते हैं तो जरा एक बार कोशिश कीजिए। आप कुछ बात करेंगे? नहीं, बात करेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? चुनाव में वोट तो दोगी ना? वोट तो देने जाऊंगी। हाँ, वोट देंगी दादी, वोट देंगे, लेकिन किसको देंगी ये नहीं बताएंगे। ये बताना भी नहीं चाहिए, नहीं बताना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आपको बंगाल को समझना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। तो ये था एक ग्राउंड रिपोर्ट भवानीपुर विधानसभा सीट से, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। तो कुंडे साहब, आपने हमें समय दिया और हमारे साथ आपने पसीना बहाया, इसके लिए बहुत बहुत। मैं तो यहाँ बहा ही रहा हूँ पसीना। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले किसी और रिपोर्ट के साथ, और तब तक के लिए चैनल को जिस तरह से आपने सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिया है, देते रहिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ग्राउंड रिपोर्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन की जब भी हम लेके आएँ तो वो आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ मुझे और कुंडे साहब, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।